साथ एनडीए ने शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। 21 नवंबर को विभागों का बंटवारा भी हो गया, यानी कह सकते हैं कि बिहार के विकास को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब मंत्रियों के अपने अपने विभाग को संभालने की बारी है। इसके बाद 25 नवंबर को कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें सरकार के विजन और विकास के काम को प्राथमिकता के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। तो नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। सीएम नीतीश ने 20 साल बाद गृह विभाग को छोड़ दिया है। राज्य के सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है। नई सरकार में बीजेपी के 14 मंत्रियों को 20 विभाग मिले हैं, जबकि जेडीयू को 21 विभाग मिले हैं। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम गृह विभाग, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान एससी एसटी कल्याण, श्रेयसी सिंह खेल विभाग, सूचना प्रावैधिकी, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नई कैबिनेट में जेडीयू को भी 21 विभाग मिले हैं। विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण विभाग, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग वित्त विभाग वाणिज्य कर, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की एलजेपीआरबी को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हमसे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। आरएलएम से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए, तो कई नए चेहरे को अहम विभाग भी मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन इस सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी नीतीश ने अब सम्राट चौधरी को सौंप दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन सहित अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान मिली और कैबिनेट में यह सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने 20 साल से गृह विभाग को अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। बीजेपी की पहली बार सबसे अहम मंत्रालय गृह विभाग मिला है।
सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय यानी कि गृह विभाग को छोड़ दिया है। अब सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों आप कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। कैबिनेट में गृह विभाग सबसे अहम विभाग होता है। गृह विभाग कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। इसके साथ साथ गृह विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करता है। अपराध नियंत्रण, दंगे रोकना और शांति बनाए रखना इस विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आम नागरिकों के साथ विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की भी जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है। इसके साथ साथ गृह विभाग पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़ी नीतियों का निर्माण करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ यह गृह विभाग समन्वय करता है। गृह विभाग इतना महत्वपूर्ण होता है कि सीएम खुद अपने पास रखा हुआ था इस विभाग को। हालांकि नीतीश कुमार ने 20 साल तक गृह विभाग अपने पास रखा, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नई सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने खुशी जताई है। कृषि मंत्री बनने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि सीएम नीतीश से मुलाकात हुई। रामकृपाल ने कहा कि बिहार के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश के विजन पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। गया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नई जिम्मेदारी भी दिया है उन्होंने। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, बिहार की भलाई करूंगा। मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। जो जवाबदेही मिली है उसका सही ढंग से, सही तरीके से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसका निर्वहन किया जाएगा और आवाम जनता के लिए जो भी सरकार में प्रोविजन है उसके लिए धरातल पर इन योजनाओं को उतारा जाएगा। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश ने यह कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट सभागार में बैठक बुलाई गई है। बैठक में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ बिहार विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर भी फैसला होगा और 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ये नई सरकार गठन के बाद से ये पहली बैठक होगी। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ बिहार विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर फैसला होगा, क्योंकि एक जो औपचारिकता है सरकार गठन के बाद से वो पूरा करना होता है। बीजेपी से विधायक संजय सिंह टाइगर के मंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव में समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। आरा में बिहिया के अमराई नवादा गांव में समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। आरा से विधायक बनने के बाद संजय टाइगर को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मणिपुर के इंफाल में हिंदू धर्म पर खुलकर बात की है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में बना नेटवर्क हिंदुओं को कभी खत्म नहीं कर सकता। समय समय पर हिंदुओं की धार्मिक पहचान दुनिया को बताना जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी।
लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज़ है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा, उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है। 29 पुराने कानूनों को खत्म करके मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट को ऑफिशियली लागू कर दिया है। पीएम मोदी ने इसे जहां सामाजिक सुरक्षा की गारंटी बताया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है। इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट को ऑफिशियली लागू कर दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। नए श्रम कानून लागू होने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। नई लेबर कोड सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम सैलरी की गारंटी देता है। अब देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं के लिए जॉब में ज्वाइनिंग लेटर अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नौकरी शुरू होते ही उनका अधिकार पक्का हो। 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को लाभ होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा। प्राइवेट नौकरी में 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी की सुविधा। ओवर टाइम पर डबल पैसा मिलेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम, महिला सुरक्षा की गारंटी तय होगी। सही समय पर सैलरी का प्रावधान होगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। जोमेटो, स्विगी जैसे वर्कर्स को लाभ मिलेगा। 100% स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। नए लेबर कानून से महिलाओं के लिए समान वेतन का साफ नियम लागू होगा, जिससे कार्यस्थलों पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। खबर सोनपुर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घुड़सवारों ने भाग लिया। सबसे पहले सारण के डीएम अमन समीर और उप विकास आयुक्त ने टांगबंगला मैदान सोनपुर में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जिसके बाद सभी घुड़सवारों ने अपना दम दिखाया, लेकिन बाजी पटना के घुड़सवार ने मारी। आगे देखिए, मधेपुरा के बीएनएमवी कॉलेज साहूगढ़ में स्वामी विवेकानंद बॉटनिकल गार्डन और बिलग्रामी कैक्टाई मां सलोदभेद वाटिका का भव्य उद्घाटन किया गया। कुलपति प्रोफेसर बीएस झा, कुलसचिव डॉक्टर ए.के. ठाकुर और प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने उद्घाटन किया। यह पूरी योजना किसी सरकारी सहायता से नहीं, बल्कि कॉलेज परिवार के सामूहिक निजी योगदान से बनाई गई है। गार्डन में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम सहित कई औषधीय पौधे लगाए गए हैं, जिससे छात्रों को शोध और आयुर्वेदिक अध्ययन का व्यवहारिक लाभ मिलेगा। भूपेन्द्र नारायण मंडल वाणिज्य महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद वानस्पतिक उद्यान की स्थापना की जा रही है और आज इसका उद्घाटन है माननीय कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा जी के कार्यक्रमों द्वारा। इसका तो बहुत ही अच्छा यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति का अनावरण हुआ और मधेपुरा जैसे जगह में इस महाविद्यालय के में जो हर्बल पार्क, औषधीय मेडिसिनल पार्क का की स्थापना की गई है
वह काबिल तारीफ है। और ऐसे पार्क सभी महाविद्यालयों में विकसित हो, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। हमारा विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों इससे लाभान्वित होगा। और पटना से बड़ी खबर, जहां अवैध नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जेठुली रेलवे लाइन किनारे घर में छापेमारी हुई, जहां से 59 लीटर विदेशी, 40 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त हुई है। हजारों बोतल, रैपर और ढक्कन मिले हैं। 2,09,000 कैश भी जब्त किया गया है। एक महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घर को सील कर कार्रवाई जारी है। तो नकली शराब फैक्ट्री का यहां भंडाफोड़ किया गया है। जेठुली रेलवे लाइन किनारे पर घर में ये रेड की गई। पुलिस की मौजूदगी आप देखिए, और 59 लीटर विदेशी शराब यहां से बरामद की गई। घर को सील कर कार्रवाई जारी है। के घर के पीछे कुछ लोग अवैध तरीके से नकली अंग्रेजी शराब बना रहे हैं। उक्त सूचना पर नदी थाना टीम के द्वारा छापेमारी किया गया तो पाया गया कि श्रीधर कुमार के घर से 59 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और 2,09,000 रुपया नकद एवं शराब बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बोतल, रैपर और बोतल का ढक्कन बरामद किया गया। पटना में आज से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में गिरावट होगी और तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो देखिए, आज से ठंड बढ़ने के आसार हैं, यानी कि अब आपको ठंडक वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पारा और लुढ़केगा और करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। नवंबर के महीने में सिर्फ 2 दिन ही यहाँ के लोगों ने स्वच्छ हवा में सांस ली है। राजधानी पटना में लगातार वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। वायु नियंत्रण की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक नवंबर के महीने में सिर्फ 2 दिन ही लोगों ने स्वच्छ हवा में सांस ली है और लगातार जो वायु की क्वालिटी है यानी एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। बीते दिनों की अगर हम बात करें तो PM10 और PM 2.5 की अधिकता ज्यादा रही है। इस कारण वायु गुणवत्ता सूचांक के आंकड़े नवंबर के आरंभ से अब तक 200 के बीच पाया गया है और ये वाकई खतरनाक साबित होता है। 5 नवंबर को पटना की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई, जब वायु गुणवत्ता सूचांक 205 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और ये किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में जो समनपुरा का इलाका है वहां पर सबसे अधिक वायु की गुणवत्ता खराब है और यही वजह है कि इस महीने में 4 दिन समनपुरा रेड जोन में शामिल रहा है। और इन आंकड़ों के मुताबिक आप देख भी सकते हैं कि कहां पे जो स्थिति है, कितनी वायु की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहती है और कितनी खराब रहती है, वो भी दर्शाने की कोशिश की गई है। फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में रिलायंस फाउंडेशन ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट अवार्ड जीता। रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन को यह सम्मान मिला। नीता अंबानी ने इस सम्मान के लिए फिक्की का आभार जताया है। नीता अंबानी ने कहा कि आने वाला दशक भारतीय खेल के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है। सरकार, कॉर्पोरेट और फिक्की जैसे संस्थान के साथ हमारे एथलीट सपने को पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत खेल की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनेगा। न केवल मेडल, खेल के जरिए भारत निर्माण का सपना पूरा होगा। My heartfelt gratitude to FICCI for this honor. I accept this award with great humility on behalf of the entire Reliance Foundation family. Over the past decade, India's sporting spirit has truly awakened, from the playgrounds of our villages to global podiums. Our athletes, especially our women, have consistently made the tricolor proud. When our girls play, every girl child, every woman wins. When our youth wins, India rises. We have always believed that every child, every girl and boy deserves the right to sport and the right to education. At Reliance Foundation, we remain committed to realizing that dream and to building a healthier, happier, greener, more educated, more inclusive, and a more sporting India.
और चलिए न्यूज़ 18